एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के दिन की शुरुआत करेंगे 27 मार्च 2023 के करंट अफेयर के साथ। जो डेली के करंट अफेयर हैं उनकी पीडीएफ आंसर की और स्टैटिक जीके के साथ आप डाउनलोड कर सकते हो एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से। एग्जाम इंजन एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है तो गूगल प्ले स्टोर से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। और इसके अंदर फ्री स्टडी मटेरियल का ऑप्शन है जिसके अंदर डेली की करंट अफेयर की पीडीएफ अपलोडेड रहती है। आप वहीं से इसे डाउनलोड कर लिया करिए। अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कल के क्वेश्चन की। कल मेरा आपसे सवाल यह था स्टैटिक जीके का कि जो नायडू ट्रॉफी है ये कौन से खेल में खेली जाती है? बिलियर्ड्स, पोलो, चेस, हॉकी या खो खो? तो सही आंसर है इसका चेस। चेस में नायडू ट्रॉफी खेली जाती है। अब यहीं पर कंफ्यूजन एक सबसे बड़ा पता ही क्या हो सकता है। अगर चार ऑप्शन दिए हैं और चार में ऑप्शन एक दे दे क्रिकेट, तो ज्यादातर स्टूडेंट आंसर गलत कर देंगे। उसका कारण ये है कि क्रिकेट में भी एक नायडू ट्रॉफी होती है, लेकिन उसका पूरा नाम है सीके नायडू ट्रॉफी। तो मैंने यहां पर कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं छोड़ी थी। अदरवाइज कई सारे स्टूडेंट आंसर कर देते हैं कि क्रिकेट में सीके नायडू ट्रॉफी खेली जाती है। तो आपको ध्यान रखना है, चेस में इसको नायडू ट्रॉफी बोलते हैं और क्रिकेट में सीके नायडू ट्रॉफी इसको बोला जाता है। तो ये अंतर है दोनों में। बाकी स्टैटिक जीके का बैच अनअकैडमी पर मैं स्टार्ट कर चुका हूँ। आप इसके लिए जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप एनरोल कर सकते हो डिस्काउंट कोड वरुण 777 के साथ। ये बैच मैं अनअकैडमी पर ले रहा हूँ। 2023 में आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं जहां पर आपसे जीएस पूछी जा रही है, स्टैटिक जीके में वेटेज आपको पता ही है, उन सभी एग्जाम्स को टारगेट करके ये बैच मैंने स्टार्ट किया है। ये बैच अगले 45 से 50 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा। अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। पहला ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यह कौन सी राज्य सरकार है जिसने अभी फ्रांस की एक डेवलपमेंट एजेंसी जिसका नाम है एएफडी, अगर फ्रेंच लैंग्वेज में इसको बोले तो इसको बोलते हैं एजेंसी फ्रांसी दी डेवलपमेंट। तो एएफडी नाम की इस डेवलपमेंट कंपनी के साथ कौन सी राज्य सरकार ने यह पैक्ट साइन किया है? तो ये है हिमाचल प्रदेश की सरकार। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने 817.12 करोड़ के प्रोजेक्ट का ये पैक्ट अभी हाल ही में साइन किया है। सवाल ये है कि ये प्रोजेक्ट है क्या, समझिए। हिमाचल प्रदेश के अंदर कुछ ऐसे रीजन्स हैं जैसे कि मनाली हो गया, बिलासपुर हो गया, नाहन हो गया, करसोग हो गया, पालमपुर हो गया। इन सभी जगह पर पीने के पानी की काफी समस्या है। तो उसको दुरुस्त करने के लिए, इवन इतना ही नहीं, सीवेज सप्लाई को भी प्रॉपर करने के लिए, सीवेज कनेक्टिविटी जो है ना वो प्रॉपर होनी चाहिए एक से दूसरी जगह पर। तो उन पाइपलाइंस का जितना भी नेटवर्क है उसको दुरुस्त किया जाएगा। इन सारी चीजों के लिए 817 करोड़ का यह प्रोजेक्ट अभी हाल ही में दोनों के बीच में सहमति से पास हुआ है। अब इसमें दूसरी चीज आप समझिए, 817 करोड़ में से जो ये फ्रांस की कंपनी है ये 612 करोड़ रुपए देगी, और जो हिमाचल प्रदेश की सरकार है ये करीब 204 करोड़ रुपए अपनी तरफ से लगाएंगे। अब जो फर्स्ट फेज होगा उसमें 425 करोड़ लगेंगे, जिसमें से जो फ्रांस की कंपनी है ये 340 करोड़ रुपए करीब देगी। और जो उसका दूसरा फेज होगा उसमें 371 करोड़ रुपए लगेंगे, जिसमें से ये जो फ्रांस की कंपनी है ये 272 करोड़ रुपए अपनी तरफ से देगी। तो एक तरीके से आप समझ सकते हो, जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर है हिमाचल प्रदेश के अंदर उसके लिए ये जो कंपनी है ये एक तरीके का ऋण दे रही है, लोन दे रही है। हिमाचल प्रदेश में इस टाइम पे मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। और यहाँ पे गवर्नर कौन है? ये है शिव प्रताप शुक्ला। बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में गवर्नर एक से दूसरे राज्य में स्थानांतरित किए गए हैं। तो आप इन चीजों का ध्यान रखिएगा कि इस टाइम पर कौन से राज्य के गवर्नर कौन है। गोवा में इस टाइम पे प्रमोद सावंत की सरकार है। तमिलनाडु में एमके स्टालिन की सरकार है। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ जी शिंदे। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास के द्वारा अभी हाल ही में ग्रीनफील्ड डेटा सेंटर और एंटरप्राइज कंप्यूटिंग साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की आधारशिला कहां पर रखी गई है? मतलब इसकी शुरुआत करी गई है, अभी ये बनना शुरू होगा ये प्रोजेक्ट। तो इसकी शुरुआत उड़ीसा के अंदर भुवनेश्वर में करी गई है। आने वाले कुछ टाइम पे ग्रीनफील्ड डेटा सेंटर और कंप्यूटिंग एंड साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यहाँ पर बनके तैयार होगा। इसके लिए टोटल 18.5 एकड़ जमीन अलॉट करी गई है। मतलब आप ये समझ लो कि ये पूरा कैंपस करीब करीब 19 एकड़ जमीन में बन के तैयार होगा।
अब डेटा सेंटर का काम क्या होगा? देखिए, डेटा सेंटर्स का काम होता है सर्वर सिक्योरिटी देना। और जो ये कंप्यूटिंग एंड साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, इसका सीधा सा काम होगा कि जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं या फिर भारत सरकार जिनको भी ट्रेनिंग दिलवाना चाहती है साइबर सिक्योरिटी की, तो उसके लिए ये सेवा में तत्पर रहेंगे। स्पेशली ये फाइनेंशियल सेक्टर के लिए काम करेंगे। मतलब आप ये समझ लीजिए कि हमारे जो नेशनलाइज बैंक है या प्राइवेट सेक्टर बैंक है, आरबीआई की तरफ से उनको यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाएगी। आरबीआई की स्थापना 1934 एक्ट के तहत 1935 में करी गई थी। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। इस टाइम पर आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, जो कि 25वें गवर्नर हैं आरबीआई के। आरबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई। और आपको पता है आरबीआई की स्थापना कौन से कमीशन के तहत करी गई थी? इस कमीशन का नाम है हिल्टन यंग कमीशन। क्या बोलते हैं इसको? हिल्टन यंग कमीशन। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में सऊदी अरेबियन फार्मूला वन ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीत लिया है? तो इस बार का सऊदी अरेबिया फार्मूला वन ग्रैंड प्रिक्स जीता है सर्जियो पेरेज ने। किसने? सर्जियो पेरेज। और पेरेज कौन से देश के खिलाड़ी हैं? ये मैक्सिको के खिलाड़ी हैं। मैक्सिको। और ये कौन सी टीम से खेलते हैं? तो ये रेड बुल से खेलते हैं। तो ये रहे नंबर वन पे। दूसरे नंबर पे मैक्स वेर्स्टन रहे। और तीसरे नंबर पे इस बार जो रहे हैं, ये रहे हैं फर्नांडो ओलांजो। यहां पर मैं लिख देता हूं, फर्नांडो अलोंसो। चौथे नंबर पे हैमिल्टन रहे हैं इस बार। अभी हाल ही में बहरैन ग्रैंड प्रिक्स भी हुआ था। क्या आप बता सकते हो बहरैन ग्रैंड प्रिक्स 2003 का 2023 का किसने जीता है? ये मैक्स वेर्स्टन ने जीता है। मैक्स वेर्स्टन नीदरलैंड के खिलाड़ी हैं। वैसे मैक्स वर्स्पन के लिए 2022 काफी अच्छा रहा है। 2022 में सबसे ज्यादा टाइटल, मतलब आप ये समझ लो 80% टाइटल मैक्स वर्स्पन ने ही जीते हैं। और 2021 लुइस हैमिल्टन के लिए बहुत बढ़िया था। लुइस हैमिल्टन ने भी करीब 80% से ज्यादा टाइटल 2021 के जीते थे। इस टाइम पर तो हैमिल्टन पीछे चल रहे हैं, थर्ड या फोर्थ नंबर पे लगभग रह रहे हैं पिछले एक साल से। अगला क्वेश्चन है, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मंत्रालय के द्वारा ये कौन सा संस्करण है पोषण पखवाड़ा का, जो कि मनाया जा रहा है पूरे देश भर में? तो पोषण पखवाड़ा एक तरीके का कैंपेन है जिसको मनाया जा रहा है विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मंत्रालय के द्वारा। और इस बार इसका 5वां संस्करण पूरे भारत भर में मनाया जा रहा है। इसकी शुरुआत 20 मार्च से हो चुकी है और ये 3 अप्रैल तक चलेगा। पूरे 15 दिन का महोत्सव है। अब सवाल ये उठता है कि पोषण पखवाड़ा का मतलब क्या है? इसमें पूरे देश भर में माताओं को जागरूक किया जाता है कि वो न्यू बॉर्न बेबी को किस तरीके से डाइट दें, किस तरीके से उनका पालन पोषण करें, ताकि उस बच्चे में न्यूट्रिशन की कमी ना होने पाए। साथ में उनको ये भी बताया जाता है कि कम एज में जब तक न्यू बॉर्न बेबी है तब तक माँ का दूध उसके लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि माँ के दूध में वो सारे पोषक तत्व होते हैं जो कि बच्चे को इनिशियल स्टेट में हर तरीके की बीमारी से बचाते हैं। तो दरअसल इसका मेन मोटो ये है कि न्यूट्रिशन फॉर ऑल, और इस बार इसकी थीम भी है न्यूट्रिशन फॉर ऑल टुगेदर टुवर्ड्स अ हेल्दी इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कौन सी म्यूचुअल फंड कंपनी है या आप बोल सकते हो कौन सी बीमा कंपनी है जिसके द्वारा प्रू गोल्ड नाम का एक प्रोडक्ट लॉन्च किया गया है? इसको आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड के द्वारा लॉन्च किया गया है। प्रू गोल्ड एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च किया है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने, जिसमें आपके पास 3 तरीके के ऑप्शन है। आप एक ऐसा बीमा ले सकते हो जिसमें आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करो और आपको फायदा हो। दूसरा ऑप्शन है आपके पास इमीडिएट इनकम का, कि आप तुरंत अगर चाहते हैं इन्वेस्ट करके तो वो भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा। और एक है आपका लॉन्ग टर्म के लिए। तो 3 तरीके के यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। आई थिंक ये मार्केट में इसलिए नया है क्योंकि इमीडिएट बेसिस पर इस तरीके का म्यूचुअल फंड में कोई भी इंश्योरेंस कंपनी अभी प्रोडक्ट लेकर नहीं आई है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 2001 में करी गई थी। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई। और इसके सीईओ हैं इस टाइम पे एन एस कन्नन। कौन है? एन एस कन्नन। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ मिलकर नई दिल्ली में जियोफ्री बाबा प्रदर्शनी का उद्घाटन अभी हाल ही में किया है? तो जेफरी बाबा प्रदर्शनी का उद्घाटन श्रीलंका के साथ मिलकर भारत सरकार ने नई दिल्ली के अंदर किया है। देखिए जेफरी बाबा हैं कौन? जेफरी बाबा बेसिकली श्रीलंका के रेनोड आर्किटेक्ट्स में से एक है। मतलब बहुत बड़े आर्किटेक्ट थे जेफरी बाबा श्रीलंका के। इनको बहुत बड़े सम्मानों से भी सम्मानित किया जा चुका है आर्किटेक्ट के क्षेत्र में। और
13 में इनका निधन भी हो चुका है। तो इनके नाम पर ये जो प्रदर्शनी लगाई जाएगी, इसमें इनके द्वारा बनाए गए जो आर्किटेक्ट्स हैं, जो आर्किटेक्चर्स हैं, उनकी एक तरीके से छवियां इस पूरी प्रदर्शनी में प्रदर्शित करी जाएंगी। और ये जो प्रदर्शनी है, इसकी शुरुआत हो गई है। अब इसकी थीम वगैरह और धीमे धीमे बहुत सारे चलचित्र यहाँ पर लाए जाएंगे। लेकिन जो मेन डे है इसका, ये है 7 मई। 7 मई, आने वाले 7 मई को सुबह 11 से लेकर शाम को 6:30 बजे तक ये प्रदर्शनी नई दिल्ली में लगेगी। ठीक है। और इस पूरी प्रदर्शनी का नाम है जेफरी बाबा, इट इज एसेंशियल टू बी देयर। ओके। तो ये एक तरीके से उनके लिए गोल्डन चांस है, जो कि आर्किटेक्चर क्षेत्र में है, जो आर्किटेक्ट बनना चाहते हैं या फिर इस टाइम पर स्ट्रगलर हैं, उनके लिए प्रदर्शनी काफी कार्यकारी रहेगी। श्रीलंका में अगर बात करें तो इस टाइम पे प्रधानमंत्री हैं दिनेश गुणवर्धने, और श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं रेनिल विक्रमसिंघे। श्रीलंका में दो कैपिटल हैं, एक तो यहाँ पर जयवर्धने कोट्टे है कैपिटल, और दूसरी है कोलंबो। ईरान की कैपिटल है तेहरान, भूटान की कैपिटल थिम्पू, मॉरिशस की कैपिटल है पोर्ट लुइस। क्या बोलते हैं इसको? पोर्ट लुइस। जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, इनका नाम है राम सहाय प्रसाद यादव। अभी हाल ही में ये कौन से देश के तीसरे उपराष्ट्रपति चुने गए हैं? तो राम सहाय प्रसाद यादव नेपाल के अभी हाल ही में तीसरे उपराष्ट्रपति चुने गए हैं, डायरेक्ट काठमांडू से। काठमांडू में पोल सेंटर इलेक्शन जो है, वहां से इनको डायरेक्ट वोट मिले हैं और बहुमत हासिल हुआ है। इन्होंने अपने अगेंस्ट ममता झा, जो कि जनमत पार्टी से हैं, और साथ में आस्था लक्ष्मी साक्ष, जो कि सीपीएन पार्टी से हैं, उन दोनों को डिफीट किया है। इनकी पार्टी का नाम क्या है? क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो? देखता हूँ कितने लोग अच्छा बताते हैं, बताइएगा, नहीं तो फिर कल मैं आपको बताऊंगा इनकी पार्टी का नाम क्या है। राम सहाय प्रसाद यादव। और अभी कुछ टाइम पहले ही नेपाल के नए प्रधानमंत्री भी बने हैं, इनका नाम क्या है? ये है पीके दहल। क्या नाम है? पीके दहल। इनका पूरा नाम है पुष्प कमल दहल। ठीक है। अभी कुछ टाइम पहले वियतनाम के भी नए राष्ट्रपति बने हैं, इनका नाम क्या है? ये है वो वान हुंग। वो वान थुंग। ये हैं वियतनाम के नए राष्ट्रपति। बांग्लादेश में भी नए राष्ट्रपति बने हैं, मोहम्मद साहबुद्दीन। और बांग्लादेश से याद आया, कल का दिन जो 26 मार्च था, 26 मार्च को बांग्लादेश अपना स्थापना दिवस मनाता है। 1971 में बांग्लादेश की स्थापना हुई, जिसे पहले ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था। वो भारत की मदद से बांग्लादेश बना। तो 26 मार्च को बांग्लादेश अपना स्थापना दिवस मनाता है। इस बार बांग्लादेश ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? अगर आपको पता है तो बताइए। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में नेचुरल फार्मिंग फॉर रीवाइटलाइजिंग एनवायरमेंट एंड रेजिलिएंट एग्रीकल्चर थीम के ऊपर एक 3 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कौन से राज्य में किया गया है? तो 3 दिन का ये जो अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन है, एग्रीकल्चर को और एनवायरनमेंट को बेहतर बनाने के लिए, इसका उद्घाटन मणिपुर में किया गया है। और इसका शुभारंभ मणिपुर की गवर्नर अनसुईया उइके के द्वारा किया गया है। और इसमें दुनिया भर के कई देश हिस्सा ले रहे हैं, जैसे कि ब्रिटेन यहाँ पर हिस्सा ले रहा है, अमेरिका हिस्सा ले रहा है, थाईलैंड हो गया, बांग्लादेश, सिंगापुर, जर्मनी, नेपाल, ये सारे देश यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं। और ये सारे देश मिलकर साथ में एक इस तरीके की योजनाओं को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जिससे इन सभी देशों को आपसी रिसर्च एंड डेवलपमेंट से बेहतर एग्रीकल्चर टेक्निक और एनवायरनमेंट को बेहतर बनाने के लिए कुछ नई टेक्निक्स मिल सकें। साथ में इसमें एक मेन उद्देश्य रखा जा रहा है इस बार, कि बंजर जमीनों को कैसे उपजाऊ जमीनों में परिवर्तित किया जाए। मणिपुर में अगर बात करें तो इस टाइम पे मुख्यमंत्री हैं बीरेन सिंह। अभी हाल ही में ये फिर से एक बार मुख्यमंत्री बने हैं। और गवर्नर तो अनसुईया हुई के है ही हैं। साथ में मणिपुर के कई सारे फोक डांस आपसे पूछे जाते हैं। एक यहाँ का फोक डांस बहुत फेमस है, जो कि कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। इसको बोलते हैं लाय हरोबा। लाय हरोबा। ठीक है। एक यहाँ पर चलता है, इसको बोलते हैं थांगता। क्या बोलते हैं? थांगता। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे कौन से वर्ष तक नेट जीरो कार्बन एमिटर बन जाएगी? मतलब कहने का यह है कि कौन सा वर्ष है जब तक भारतीय रेलवे पूरे तरीके से ग्रीन हो जाएगी, जीरो पॉल्यूशन। मतलब एक भी ट्रेन ऐसी नहीं होगी जो कि डीजल से चल रही होगी, पूरे तरीके से विद्युतीकरण हो जाएगा, इलेक्ट्रिफिकेशन पूरे तरीके से हो जाएगा, सारी ट्रेन A to Z इलेक्ट्रिसिटी से चलेंगी। तो ये है 2030।
अभी हाल ही में पार्लियामेंट के अंदर यूनियन मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव ने रिटर्न में आंसर दिया है। इनका कहना है रिटर्न में कि 2030 तक भारतीय रेलवे, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है, ये पूरे तरीके से इलेक्ट्रिफाइड हो जाएगा। इसको मिशन की तरह कार्य किया जा रहा है और दिशा इसकी बिल्कुल सही है। बहुत तेजी से इसका विद्युतीकरण हो रहा है। बता दें आपको, इंडियन रेलवे की स्थापना 1853 में करी गई थी, डलहौजी के टाइम पीरियड पे। पहली ट्रेन जो थी, ये बंबई से लेकर थाने तक चली थी और डिस्टेंस थी करीब 34 किलोमीटर। और अगर बात करी जाए भारत में पहली मेट्रो कौन सी है, तो यह है कोलकाता मेट्रो। कोलकाता मेट्रो 1984 में इसकी स्थापना हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने अभी हाल ही में डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाने के लिए मिलिट्री में कितनी की धनराशि आवंटित करी है? तो भारत सरकार के द्वारा 70,500 करोड़ रुपए की धनराशि अभी हाल ही में आवंटित करी गई है। ये तीनों सेनाओं के लिए है धनराशि, लेकिन इनमें से फैक्ट ये है कि 70,500 में से 56,000 करोड़ की धनराशि अकेले इंडियन नेवी के लिए आवंटित करी गई है। इसका मेन उद्देश्य ये है कि ये जो पूरा पैसा है, ये पूरा पैसा मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत लगाया जाएगा और हमारी तीनों सेनाओं को जो भी डिफेंस इक्विपमेंट चाहिए, वो सारे इसके तहत बनाए जाएंगे। स्पेशली ध्यान दिया जाएगा ब्रह्मोस मिसाइल के ऊपर, शक्ति इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के ऊपर, यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स हो गए तीनों सेनाओं के लिए, या फिर मैरीटाइम की बात करें, ये सारी चीजें भारत के अंदर ही बनेंगी। और इनमें से अगर बात करी जाए, तो कोशिश ये रहेगी कि 99% प्रोक्योरमेंट जो है, मतलब ऑर्डर जो है, वो इंडियन इंडस्ट्री को ही जाए, मतलब भारत की ही कंपनी को जाएगा ये सारा ऑर्डर। 1% चांस है कि बाहर से इक्विपमेंट परचेज किया जाए, जो कि जरूरी होंगे, भारत में अभी निर्माण नहीं जिनका किया जा सकता, बस वो। अगला क्वेश्चन है, सैमसंग को तो आप जानते ही हैं, दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल मैन्युफैक्चरर कंपनी में से एक है। और अगर बात करी जाए एप्पल की, तो एप्पल देखिए सबसे ज्यादा कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी है, मतलब जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा है। लेकिन अगर बात करी जाए सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कौन सी है मोबाइल की, तो सैमसंग ही है। सैमसंग दुनिया में सबसे ज्यादा मोबाइल फोन हर साल बनाती है। तो अभी हाल ही में सैमसंग ने फैसला लिया है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी चिप सेंटर प्रोजेक्ट को स्थापित करने जा रहे हैं और इसके लिए $230 बिलियन लगेंगे। तो ये कहाँ पर इसे स्थापित करेंगे? तो सैमसंग ने फैसला लिया है कि ये साउथ कोरिया की कैपिटल सियोल के पास ही एक नया प्लांट स्थापित करने जा रहे हैं, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा चिप सेंटर होगा और इसके अंदर सेमीकंडक्टर भी बनाए जाएंगे। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, आज की डेट में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, उनमें सबसे बड़ा चैलेंज होता है सेमीकंडक्टर। पूरे दुनिया भर में सेमीकंडक्टर की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। चाहे आप मोबाइल लेने जाओ, चाहे आप लैपटॉप लेने जाओ, या आप गाड़ी लेने जाओ, कोई भी आप कार लेने जाओ, या फिर आप आज की डेट में टू व्हीलर लेने जाओ, हर एक वो चीज जहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज किया जा रहा है, वहां पर सेमीकंडक्टर यूज होते ही होते हैं। और गाड़ियों की जो आपको वेटिंग मिलती है, या फिर ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जो लगातार महंगे हो रहे हैं, ये जस्ट बिकॉज ऑफ सेमीकंडक्टर हो रहे हैं। तो सैमसंग जोर दे रहा है सेमीकंडक्टर के ऊपर। एक तो चिप सेंटर खोलेंगे और दो सेमीकंडक्टर सेंटर होंगे इसी पूरे कैंपस के अंदर। और इस टाइम पे अगर बात करी जाए साउथ कोरिया में सरकार किसकी चल रही है, तो पिछले ही साल साउथ कोरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं यून सुक योल। क्या नाम है? यून सुक योल। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? हान डक सो। यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, हान DUC के डक सो, हान डक सो। न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन। एंड भारत की तो आपको पता ही है, नई दिल्ली। चाइना की बीजिंग। चाइना में अभी हाल ही में शी जिनपिंग एक बार फिर से राष्ट्रपति बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, यह कौन सा राज्य है जहां पर जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साइंटिस्टों ने कैट फिश की एक नई प्रजाति पाई है और इसका नाम क्या है? इसका नाम रखा गया है एक्सोस्टोमा धृति। तो ये जो कैट फिश की नई प्रजाति है, ये अरुणाचल प्रदेश में अभी हाल ही में पाई गई है। और इसका नाम एक्सोस्टोमा धृति क्यों रखा गया है? तो दरअसल धृति बनर्जी जो है ना, ये जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली निदेशक थी। ठीक है, तो एक तरीके से इनको ट्रिब्यूट है, उनके नाम पर इस कैटफिश का नाम धृति रखा गया है। और एक्सोस्टोमा कैटफिश की एक प्रजाति है, तो वो तो कॉमन नेम रहता ही रहता है। अरुणाचल प्रदेश में पेमा खांडू की सरकार है और यहाँ पे गवर्नर है इस टाइम पे KT परनायक। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ KT
पटनायक, ये इस टाइम पे गवर्नर हैं हिमाचल प्रदेश के। जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, इनका नाम है अभय छजलानी। क्या नाम है? अभय छजलानी। अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। पद्मश्री से इनको सम्मानित किया जा चुका था 2009 में ही। ये कौन से क्षेत्र से बिलोंग करते थे? तो ये पत्रकारिता के क्षेत्र से बिलोंग करते थे, जर्नलिज्म क्षेत्र से। इतना ही नहीं, इनका करियर बहुत लंबा रहा है। ये मध्य प्रदेश टेबल टेनिस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। ये वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी भी रह चुके हैं 2002 से 3 तक। और इसके आगे इंडियन लैंग्वेजेस न्यूज़पेपर एसोसिएशन के भी प्रेसिडेंट रह चुके हैं। तो अच्छा खासा पत्रकारिता के क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा करियर रहा है। तो अभी हाल ही में इनका निधन हो गया 88 वर्ष की उम्र में, 88 ईयर्स में। अब मेरा आज का सवाल आपसे, आप में से कितने लोग बता सकते हो राजघाट बांध कौन सी नदी पर स्थित है? आप सभी लोग साइंस की मैगजीन एग्जाम इंजन से ले सकते हो। ये मैगजीन हिंदी और इंग्लिश में उपलब्ध है, जहां पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के कंप्लीट नोट्स हैं। तो आप किसी भी एग्जाम के लिए जा रहे हो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक आपने इसे नहीं लिया है तो आप ले लीजिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, एग्जाम इंजन पे आप एमटीएस का बैच कंप्लीट भी ज्वाइन कर सकते हो, या सिर्फ जीएस जीके के लिए करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हो। ऐसे स्टूडेंट जो कि 2023 में कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं और हिस्ट्री केवल मुझसे पढ़ना चाहते हैं, तो आपके पास वो भी ऑप्शन है। ये रिकॉर्डेड बैच है। एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री पूरी मैंने वनडे एग्जाम के हिसाब से यहाँ पर कवर करी हुई है, जो कि आप एग्जाम इंजन से ले सकते हो। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट 9,212 वैकेंसी है सीआरपीएफ जीडी में इस बार। जो एसएससी जीडी में काम नहीं इस बार कर पाए हैं, या एसएससी जीडी जिनका अच्छा नहीं हुआ है, आपके पास मौका है। इस बार भी सिलेक्शन हिंदी के ही माध्यम से रुकेगा। अगर हिंदी अच्छी कर ली तो सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। हिंदी का बैच हम 27 मार्च से स्टार्ट कर रहे हैं। शशांक सर यहाँ पर हिंदी के पूरे 38 टॉपिक आपके कवर करेंगे, और वो भी मई के महीने में ये बैच खत्म हो जाएगा पूरा। जून में जाएगा नहीं, 27 मई तक ये बैच खत्म हो जाएगा। तो आप इसे ज्वाइन कर लीजिए। इसकी फीस बहुत ही नॉमिनल मैंने इसीलिए रखी हुई है कि शिक्षा के अभाव में इस बार सिलेक्शन नहीं रुकना चाहिए। आपके पास मुश्किल से 1 डेढ़ दिन बचा हुआ है। अ- आज तो 27 हो गई ना। हाँ, आज ही से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। तो ये जो बैच है, इसकी टाइमिंग है दोपहर में 2 से 3। और इसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, वहीं से आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। जो लोग लाइव पढ़ना चाहते हैं, तो लाइव बैच भी चल रहा है हिस्ट्री और पॉलिटी का, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। कल फिर से यहीं पर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।